हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स 12th क्लास। तो बड़े हो गए हो तुम लोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस 12th में आने के लिए। 12th में आने से पहले कुछ ऐसी 11th की चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं हूं ना यार, ये पहले बता देता हूं, इसके बाद ही अपन सारे चैप्टर्स वगैरह 12th में शुरू करेंगे। तो दिस इज one of the most important videos that you are gonna watch today. All right, so let's start with the bridge course for accounts। और ये bridge है 11th से 12th में जाने वाले बच्चों के लिए, यानी जो बच्चे नए नए 12th में आए हैं उनके लिए है ये वीडियो, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रिज कोर्स। क्या करने वाले हैं हम 12th में, पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि 11th में आप दो तरीके की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के आए हो, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 था। तो हो गया 11th, इसको जाने देते हैं। आज 12th की बात करते हैं। 12th पे भी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं। देखो, एनसीईआरटी में 2 बुक्स हैं, टीएस में 3 बुक्स हैं, और अगर आप डीके गोयल रेफर कर रहे हो तो वहाँ पे 2 बुक्स हैं, और भी अलग अलग रिफ्रेशर्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं। मोस्टली सबके 2 पार्ट्स हैं, टीएस में 3 पार्ट्स हैं। पार्ट्स 3 होने से कुछ नहीं होता है, बेसिकली 3 टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं: पार्टनरशिप, कंपनी और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हैं अलग अलग बुक्स में जो अपन पढ़ेंगे। मैं एक बार यहाँ पे बता दूं आपको 3 चीजें। पहला सर हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, और पार्टनरशिप एग्जाम में कितने नंबर का वेटेज कितना रखता है, तो 35 मार्क्स का वेटेज रखता है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कंपनी, कि कंपनी क्या होती है, क्या करती है, शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, और ये चीज 25 मार्क्स का वेटेज रखती है। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका स्टेटमेंट का एनालिसिस जो आता है 20 मार्क्स में। ठीक है, तो ये है तुम्हारा पूरा, बस 80 मार्क्स हो गए। 35, 25, 60 और 20, 80, इतना ही पेपर आएगा। और 20 मार्क्स का तो प्रोजेक्ट ही है, वो अपन अलग से करेंगे, उसके भी मैं वीडियोस दूंगा आपको, एज आई ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू। ठीक है, तो ये चीजें करनी है। अब सर हम ऐसा क्या 11th में करके आए कि 12th में क्या ही नया है? तो बहुत सिंपल है, देख मेरी बात को समझना थोड़ा सा। 11th में सबसे पहले क्या पढ़ा तुमने? बहुत सारी थ्योरी पढ़ी, रूल्स पढ़े डेबिट क्रेडिट के, फिर आपने पढ़ा जर्नल, फिर आपने पढ़ा लेजर, फिर आपने पढ़ा ट्रायल बैलेंस, फिर आपने पढ़ा बहुत सारी और चीजें, और इन सब से मिला के आपने एक चीज बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। था कि नहीं बेटा? इसमें ही सबसे ज्यादा दिक्कत भी आई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स एंड विदाउट एडजस्टमेंट्स। तो हमने ऐसा कुछ पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ा है, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, सारी चीजें इसमें आ गई। मैं किस काम की चीज की बात कर रहा हूं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, आया ना? पढ़े ना? अब वो समझ में तुम्हें आए ही होंगे, नहीं तो क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उससे एग्जाम में, तो तुमने अच्छे से किए हैं तो तुम्हें समझ में आता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप पढ़ रहे थे ना, जिसमें आप ट्रेडिंग क्या क्या बना रहे थे, इसमें आप बना रहे थे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यही चीज बना रहे थे। एक खुशखबरी भी बताता हूं मैं इसके बाद कि 12th में क्या नहीं है ना? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप ये बना रहे थे, लेकिन बेटा जब आप ये चीज बना रहे थे ना, जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे थे, तो आप सिर्फ एक बंदे का बना रहे थे। ठीक है, जिस बंदे को हम बोलते थे सोल प्रोप्राइटर, सिंगल बिजनेसमैन अगर धंधा करता है, बिजनेस करता है, तो उसके क्या प्रॉफिट्स होंगे, क्या लॉसेस होंगे, ये वाली चीजें हम इसके हिसाब से पढ़ते थे, एक बंदे के हिसाब से। अब 12th में क्या नया होगा? तो 12th में सबसे पहले तो आ जाएंगे 2 बंदे। अगर 2 लोग आ गए तो 2 लोगों को क्या बोलते हैं साथ में? ठीक है, मतलब अरे दो पार्टनर्स की बात कर रहा हूं भाई मैं, तुम तो कहीं और ही निकल जाते हो। ठीक है, तो 2 लोग अगर साथ में आए तो उनको बोलते हैं पार्टनर्स। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा बना हुआ है पार्टनरशिप, जिसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, और उसके बाद थोड़ा सा और लेवल अप करेंगे कि सर सिर्फ 2 या 3 या 10 पार्टनर नहीं, हमको तो कंपनी का भी बता दो कि जिसमें बहुत सारे लोग हैं। जैसे एक रिलायंस एक कंपनी है, तुम्हें पता है उसके कितने सारे ओनर है? भाई आप बोलोगे कि सर मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी तो एक शेयर होल्डर है ना? वो एक अलग बात है कि उसके पास मेजॉरिटी शेयर्स है, तो वो ओनर की तरह दिख रहा है आपको। ठीक है, लेकिन रिलायंस के अगर मैंने शेयर खरीद दिया तो मैं भी उसका ओनर बन गया, है ना? तो ऐसे उस कंपनी के बहुत सारे ओनर्स होते हैं, जिसने उसका शेयर खरीद लिया वो उसका ओनर है ना? तो पार्टनरशिप थोड़ा, मतलब सोल प्रोप्राइटर सबसे नीचे, उसके ऊपर थोड़ा ऊपर पार्टनरशिप, मतलब जिसमें 2, 3, 4, 5 पार्टनर है, उसके ऊपर कंपनी से ऊपर कुछ होता ही नहीं है। कंपनी से ऊपर क्या है? पूरी दुनिया मिलकर एक बिजनेस तो करेगी नहीं, है ना? तो ये 2 चीजें, पार्टनरशिप एंड कंपनी, हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझे बात को? अब और फर्दर मैं तुम्हें बताता हूं कि 11th में ऐसा क्या पढ़ा जो 12th में यूज होगा। मतलब ब्रिज कोर्स है ना, तो वही तो पढ़ाना है। अभी तो पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, रुको अभी तो थोड़ा ओवरव्यू ले लो। अब देखो, पार्टनरशिप फर्म्स की बात कर रहा हूं, पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूं, जब
ए और बी मिलके धंधा करते हैं, मिलके बिजनेस करते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अब देखो, अब इसमें 4-5 चैप्टर बनते हैं और वो बहुत ही सिंपल है। समझो ए और बी पहले 2:1 में शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स। 2:1 का मतलब ये 2 हिस्से ले रहा था, ये 1 हिस्से ले रहा था। 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो ये 20 रुपए लेके जा रहा था, ये 1 रुपए लेके जा रहा था। अब इन्होंने डिसाइड किया कि यार अब क्या करेंगे, नए साल से हम लोग 1:1 में प्रॉफिट शेयर करेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ आधा आधा लेंगे, है ना। ऐसा इन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चेंज। ये एक चैप्टर बन जाता है पूरा, ठीक है। कहां गया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, यहाँ पे फंडामेंटल्स में ये बन जाएगा चेंज। जब आप रेशो को चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो ये पहला चैप्टर बन जाएगा कि सर रेशो चेंज। अब बोलोगे सर इतना सा ही तो था, चेंज कर रहे हैं तो चैप्टर बना दिया। अभी तो बहुत सारी चीजें है ना यार, उसके अंदर भी बहुत से पार्टनर को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जब ये रेशो चेंज होता है तो सारी चीजों का रेशो चेंज हो जाता है, तो वो सारा कुछ करेंगे अपन। और ये होता है पहला चैप्टर अपना। अब सर दो पार्टनर थे और एक और पार्टनर आ गया इनके पास, इन्होंने तीसरे पार्टनर को बिजनेस में एडमिट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एडमिशन, दूसरा चैप्टर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ये तीनों पार्टनर अच्छे से बिजनेस कर रहे थे, बीच में ये वाले पार्टनर ने बोला भैया मेरा हो गया, मेरा भर गया मन तुम लोगों से, अब मैं इससे रिटायर होना चाहता हूं। ऐसा मान लेते हैं बेचारा 60 साल का हो गया, अब इससे बन नहीं रही है काम करना, तो ये रिटायर हो रहा है, बोल रहा है कि मैं अब पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता, आई वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, आई वांट टू गो ऑन अ वेकेशन, ठीक है। तो ये जाना चाहता है, तो भाई जा तू, क्या दिक्कत है। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट। ये एक और चैप्टर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है बेचारा चला ही गया, मतलब ऐसे नहीं ऐसे चला गया, समझ रहे हो ना आप, कि मतलब दुनिया से ही चला गया बेचारा, ठीक है। तो उस केस में इसको बोलते हैं डेथ हो जाना, और ये भी एक चैप्टर है पूरा का पूरा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट मतलब जिंदा है बस बिजनेस में नहीं है, डेथ का मतलब कि बिजनेस में भी नहीं है और है ही नहीं, है ना, तो वो डेथ है। अब एक और केस होता है जिसमें मैं ऐसा हटा देता हूं इसको, हट जा भाई, हाँ ठीक है। डेथ भी हो गया, रिटायरमेंट भी हो गया, सारी चीज हो गई, अरे सारे टिक भी हट गए क्या, चलो एनीवे। ये 3 है बंदे। अब इन्होंने ऐसा गपला किया बिजनेस में कि इनका बिजनेस ही बंद हो गया। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना, इनका बिजनेस होता है ना जो, भाई बिजनेस ही बंद हो गया, पार्टनरशिप ही, अब बिजनेस नहीं रहेगा तो पार्टनर कैसे, है ना, तो बिजनेस ही बंद हो गया। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, फॉर्म ही बंद हो गई। ये 5 चैप्टर हैं जो अपने को पढ़ने हैं, सिंपल। अब इसमें ना एक पार्ट होता है जो आपने 11th में पढ़ा है, जिसको बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं बेटा, लेजर। ये बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि हम इन सारे पार्टनर्स के अकाउंट्स ही बनाते रहते हैं, तो लेजर और लेजर की पोस्टिंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं इस पूरे पार्टनरशिप के लिए। मैं फर्दर उसको बिल्कुल बताऊंगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बता रहा हूं। आज तुम्हें कॉपी पेन नहीं उठाना, तुम्हें सिर्फ सुनना है मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे दूसरा जो चैप्टर आ जाता है, दैट वाज कंपनी। और कंपनी में आई टोल्ड यू देयर आर 2 थिंग्स, ओनली 2 थिंग्स, एक है शेयर, एक है डिबेंचर, ठीक है। एक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, एक है डिबेंचर की कैपिटल। एक मैं शेयर की अगर बात कर देता हूं, बहुत सिंपल तरीके से मैं तुम्हें समझाता हूं कि शेयर क्या होता है। देखो एक कंपनी, एक दुकान है, डॉली चाय वाला, ठीक है, डॉली। ये जो डॉली है ये बोल रहा है कि अब मैं कंपनी बना रहा हूं, ठीक है, मतलब कंपनी बना रहा हूं, मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया, तो मेरे को बहुत बड़ा आउटलेट खोलना है और मैं कंपनी बना रहा हूं। तो ये कंपनी बनाएगा कैसे, ये बोलेगा, डॉली को हटा देता हूं, डॉली तो समझते हो ना तुम लोग, वही जो चाय में चाय को टेस्ट करके पहले ही आपको देता है कि अच्छी है या बुरी, एनीवे तो डॉली वो है ना। अब डॉली ने बोला कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, मतलब 2 रुपए का बंदा, मतलब डॉली बोल रहा है कि 10 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। अब इसको 10 लाख रुपए की जरूरत है और ये लोगों को बोलता है एक आम सभा में आके कि मेरे को पैसे दो, मैं एक कंपनी बना रहा हूं। कौन सी कंपनी बना रहा हूं, डॉली टी लिमिटेड। क्या बना रहा है ये, डॉली टी लिमिटेड। तो कंपनी के नाम में लिमिटेड लग जाता है ना, तो डॉली टी लिमिटेड ये बना रहा है। अब डॉली टी लिमिटेड के लिए इसको चाहिए 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए में से 2 लाख तो इसके पास है। कितने बेटा डॉली के पास, 2 लाख, ज्यादा नहीं बोल दिए चलो 2 लाख है, मान लेता हूं मैं 2 लाख है इसके पास, ठीक है। अरे बहुत आजकल स्पॉन्सरशिप कर रहा है, प्राइवेट जेट वेट में जा रहा है, हो सकता है जमा किया, तो 2 लाख रुपए डॉली के पास अपने हैं। बाकी इससे बोला है कि यार मैं ना कंपनी बनाऊंगा और लोगों से पैसा लूंगा। तो इसने इसको किसी विद्वान ने एक आइडिया दिया कि भाई तू एक काम कर, तेरे को 10 लाख रुपए चाहिए ना, तो तू क्या कर कि 10 लाख रुपए पूरे के पूरे लेने मत जा किसी से, मतलब किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि 10 लाख रुपए मेरे को दे दो, नहीं। तू क्या कर, इस 10 लाख रुपए को 100-100 रुपए के
एक पेपर में डिवाइड कर, पेपर में एक पेपर ले और उसमें लिख के 100 रुपए का पेपर है और उस पेपर को बोल दे तू शेयर, वही होता है शेयर वैसे। अब एक बात बताओ, देखो समझना बात को, 10 लाख रुपए चाहिए, 100 रुपए का एक पेपर है यानी एक शेयर है, तो टोटल शेयर्स कितने हुए इस बंदे के, टोटल शेयर्स कितने हुए सर, हम करेंगे इसको चाहिए 10 लाख रुपए और 100 रुपए का एक पेपर है, एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकले, देखो कितने निकला है, 10,000 शेयर्स। यानी डॉली टी लिमिटेड के टोटल कितने शेयर्स हैं सर, 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर कितना है, कितने का है, 100 ईच, 100 रुपए का एक शेयर है। इतनी बात समझ में आई, बता आई ना, इतनी बात समझ में आई। 10 लाख रुपए चाहिए थे, 10,000 शेयर, 100 रुपए का एक, 10 लाख रुपए हो गए। अब मैंने बोला 2 लाख तो इसके पास थे, तो तुम बताओ डॉली के पास कितने शेयर जाएंगे, 2 लाख रुपए में डॉली कितने शेयर खरीद सकता है, अरे बता भाई 2 लाख रुपए में कितने खरीद सकता है, वो तू कमेंट्स में बताएगा, मैं नहीं बता रहा, इतना भी कैलकुलेशन इजी नहीं है मेरे ब्रो। चलो तो 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में कितने डॉली के शेयर आएंगे ये तो आप बताओ, डॉली के नंबर ऑफ शेयर्स आप कमेंट करोगे, ठीक है, कितने डॉली के शेयर, डॉली कितने शेयर ले सकता है। अब समझो 2 लाख रुपए थे तो 2 लाख के शेयर्स तो इसने ले लिए, बाकी बचे 8 लाख रुपए के शेयर्स। 8 लाख रुपए के नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेता हूं मैं, कितना है, डिवाइडेड बाय 100, तो बचे कितने शेयर्स, 8,000 और शेयर्स बचे मेरे पास। ये जो 8,000 शेयर बचे हैं ये कोई भी खरीद सकता है। तुमने एक शेयर खरीद लिया, 100 रुपए थे तुम्हारे पास, तुमने एक शेयर खरीद लिया, मैंने 2 खरीद लिए, किसी ने 10 खरीद लिए, तो ऐसे में एक कंपनी का जो ये पूरा ओनरशिप है ये डाइल्यूट हो जाता है लोगों में, ठीक है। अब इसको कितने लोग मैक्सिमम खरीद सकते हैं, तो 8,000 लोग एक एक शेयर खरीद सकते हैं। हो सकता है कोई अमीर बाप की औलाद हो, उसने ज्यादा शेयर खरीद लिए, किसी ने 10 शेयर खरीद लिए, किसी ने 15 खरीद लिए, 8,000 शेयर है भाई, किसी ने 800 शेयर खरीद लिए, तो वो कोई भी कितने भी खरीद सकता है। आपके पास स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं ना भाई, तूने देखा है रिलायंस का शेयर तुम खरीदने जाओ किसी भी एप्लीकेशन पे, ग्रो है, ज़ीरोधा है, एंजल वन है, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पे आप रिलायंस का एक शेयर भी खरीद सकते हो। तो वैसे ही डॉली के 8,000 शेयर में भी कितने भी लोग खरीद सकते हैं। अब जितने भी लोगों ने खरीदा वो हो गए, वो डॉली तो है ही, और बाकी लोग भी हो गए उस कंपनी के ओनर। तो ऐसे ही एक तो डॉली, उसके अलावा बहुत सारे और लोग भी ओनर बन जाते हैं डॉली टी लिमिटेड के। समझ में आई बात, क्योंकि उनके पास शेयर है। शेयर क्या है, टोटल कैपिटल का ही एक पार्ट, यही था शेयर, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये 10 लाख रुपए, 100 रुपए का एक शेयर और नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 10,000। तो 10,000 शेयर्स जितने लोग भी खरीदे, ये खुद कितने खरीद सकता है तुमने बताया नहीं अभी तक, 2 लाख रुपए में कितने खरीद सकता है, वो शेयर डॉली के। और क्या होता है ना, कंपनी में जिसके पास मैक्सिमम शेयर होते हैं उसको लोग ओनर या सीईओ मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, वो खुद ही अपॉइंट हो जाता है, भाई कंपनी चलाएगा वो। जैसे रिलायंस है ना, 47% शेयर्स, रिलायंस के बहुत शेयर है भाई, है ना, लेकिन 47% शेयर्स मुकेश अंबानी के पास है। इसीलिए आप बोलते हो कि मुकेश अंबानी ओनर है, समझे। ऐसा ओनर नहीं होता कंपनी में, शेयर होल्डर ही होता है, वो बस बड़ा शेयर होल्डर है। आप छोटे शेयर होल्डर हो क्योंकि आपने एक लिया है, समझे, ऐसा होता है। तो हो गया बस। तो कंपनी में कोई एक ओनर नहीं होता, बहुत सारे ओनर होते हैं। और ये था शेयर, ये इसके बारे में और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। दूसरी चीज होती है डिबेंचर, दूसरी चीज होती है डिबेंचर। वो बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है ना कि जितने ये 8,000 शेयर्स हैं या जितने लोगों ने भी खरीदा, ये जो लोग हैं ना, इनमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। डॉली जितना भी कमाएगा, मतलब डॉली तो बोलना ही नहीं चाहिए मुझे, डॉली टी लिमिटेड जितना भी कमाएगा ना वो इन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना जिसके पास शेयर है उस हिसाब से, ठीक है। तो इनमें सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्योंकि जितना भी पैसा कमाओ लोगों में बांट दो, तो ये सही नहीं है ना। अगर कभी कभी क्या होता है कि मैं एक दुकान खोल रहा हूँ और मुझे पता होता है कि यार मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, अगेन कितने रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपए की जरूरत है ना। मैं शेयर क्यों इशू करूं, मैं यार प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा सकता हूं, मतलब मैं रोज की इतनी चाय बेचता हूं कि करोड़ों रुपए कमाता हूं। तो यार अगर लोग आ गए बहुत ज्यादा तो उनको भी देना पड़ेगा मुझे उसी करोड़ों रुपए का पार्ट। तो मैंने बोला कि यार मैं ऐसा नहीं, मैंने अपनी ओनरशिप नहीं बेचना चाहता, मैं ना लोन ले लेता हूं। मैं बैंक के पास गया, मुझे लोन नहीं मिला, तो मेरे को मेरे वही विद्वान ने आइडिया दिया कि आप एक काम करो, आप डिबेंचर बना दो। डिबेंचर क्या है, वो भी एक तरीके का कागज है, एक तरीके का स्टैम्प पेपर होता है ना, ऐसे 50 रुपए का स्टैम्प पेपर, ऐसे कुछ यहाँ पे भारत का नक्शा वक्शा बना होता है, भारत का बोल रहा हूँ, वो अशोका चक्र, जो अशोक चक्र नहीं यार, अशोक स्तंभ पे जो 4 शेर बने हुए हैं वो बने हुए होते हैं स्टाम्प पेपर पे। तो वो स्टाम्प पेपर पे 100 रुपए का स्टाम्प, मतलब 50 रुपए की स्टाम्प की वो है, और समझो ये पेपर की वैल्यू है 100 रुपए, पेपर की वैल्यू है 100 रुपए,
और अब ये पेपर अलग कैसे है शेयर से, तो इस पे फिक्स्ड इंटरेस्ट है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट है, मान लेते हैं 10%। इसका मतलब कि ये 100 रुपए का कागज अगर कोई भी लेके जाएगा मुझसे, वो मुझे 100 रुपए देगा और वो पेपर लेके जाएगा, इसका मतलब उसको बोलते हैं डिबेंचर। ये है डिबेंचर, ये है डिबेंचर। इस पे फिक्स्ड इंटरेस्ट है, उस पे क्या था, प्रॉफिट था। इस पे क्या है, इंटरेस्ट है, ब्याज है, और ब्याज फिक्स्ड है। तो मुझे पता है कि अगर 10% डिबेंचर्स हैं तो मुझे 10 लाख पे 10% यानी कितना होता है, 1 लाख। मुझे सिर्फ 1 लाख ही देना है, ठीक है, लोगों को, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। अब आप बोलोगे कि सर 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो इसमें से टोटल डिबेंचर कितने निकले, तो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो टोटल डिबेंचर्स कितने हैं मेरे पास, कितने बेटा, वही 10,000 डिबेंचर्स हैं, 10,000 डिबेंचर्स हैं। अगर कोई भी जितना जिसको पैसा मुझे देना है, मतलब किसी के पास 100 रुपए है तो वो एक डिबेंचर खरीदेगा, किसी के पास 500 है तो वो मुझसे 5 डिबेंचर खरीद के जाएगा, है ना, और उसको मैं ब्याज दूंगा साल के एंड में। समझो, मैं पूरा बताता हूं। अगर किसी के पास 500 थे तो वो कितने डिबेंचर ले सकता है, मेरा एक डिबेंचर कितने का, 100 रुपए का। कितने डिबेंचर ले सकता है सर, 5 डिबेंचर ले सकता है ना, 5 डिबेंचर ले सकता है। 5 डिबेंचर पे ब्याज कितना बनेगा, ठीक है, ब्याज कितना बनेगा, तो देखो इसने दिए कितने, 500 रुपए, 5 डिबेंचर 100 रुपए का एक, कितने मिले, 500 रुपए। 500 रुपए पे 10% यानी 50 रुपए इसको ब्याज दूंगा मैं। कितना दूंगा, 50 रुपए इंटरेस्ट दूंगा। वैसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, किसी के पास 200 डिबेंचर्स हैं, ये थे 500 रुपए के डिबेंचर। मैंने अभी बोला 200 डिबेंचर है, तो पहली बात तो उसने कितने पैसे दिए हैं, 200 इंटू 100 यानी 20,000 रुपए उसने मुझे दिए हैं। 200 डिबेंचर लिए ना बेटा, एक डिबेंचर 100 रुपए का था, तो 200 डिबेंचर कितने के हुए, 200 इंटू 100 यानी 2,000 रुपए, सॉरी 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए के डिबेंचर है। तुम मुझे जल्दी से बताओ इस पे इंटरेस्ट कितना दूंगा मैं, 1 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा इन लोगों को, 1 साल बाद इस बंदे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कमेंट्स में बताओ, जल्दी करो यार, जल्दी से बताते जाओ जो पूछ रहा हूं, ठीक है। एक तो ये भाई लिखते चले आना, जैसे अभी 2-3 चीजें और पूछूंगा मैं, बस वीडियो मत देख 11th में अगर तू देख देख के आगे बढ़ा है तो कुछ चीजें लैक हो जाती हैं वहां पे। तो यार इस बार बात मान तू बड़े भाई की, ठीक है, मैं गलत नहीं बताऊंगा तुझे, जब जो पूछ रहा हूं वो लिखता चला जा, दिमाग में छपती जाएंगी चीजें, ठीक है। चलो जल्दी से इंटरेस्ट बता दो इसका कितना, इस बंदे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा और फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यही था डिफरेंस एक शेयर में और डिबेंचर पे। डिबेंचर पे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, शेयर होल्डर्स को जितना भी प्रॉफिट होता है सब में बढ़ जाता है, खत्म बात, समझे। तो ये था कंपनी जो अपन पढ़ेंगे। और तीसरी चीज आती है अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इनको मिला के अपन बोल देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका एनालिसिस मतलब पिछले साल से इस साल प्रॉफिट बढ़ा है, मेरा प्रॉफिट कितना है, पास वाली कंपनी का कितना है, ये सब कंपैरिजन, ये सारी चीजें अपन इसमें करते हैं। 5 चैप्टर आते हैं इसमें। पहले तो हम समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या, दूसरा अपन देखेंगे कंपेयर करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे अपनी खुद की फर्म से। खुद की फर्म से कैसे कि 2014 में कितना कमाया, 15 में कितना कमाया, 16 में, तो इस हिसाब से मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ। दूसरा कंपैरिजन होता है मैं अपने आप को किसी मेरी सेम कंपनी से कंपेयर कर रहा हूं मैं, जैसे ओला कैब्स कंपेयर करें ऊबर कैब से, तो ये सेम टाइप की इंडस्ट्री का कंपैरिजन हुआ, तो वो अपन सीखते हैं यहाँ पे। इसके बाद रेशियोस निकालते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करके रेशियोस अपन अलग अलग निकालेंगे। इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस, हमारी खुद की ही बैलेंस शीट का पूरा एनालिसिस होगा इसमें कि कौन सी चीज कहां पे आ रही है बैलेंस शीट में, वो होता है। उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड है आपकी कैश बुक से, जैसे आप कैश बुक मेंटेन कर रहे थे ना, कितना पैसा आया कितना गया, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, बस एक हेड के अंदर होता है कि मेन चीजों से कितना पैसा आया, एसेट्स वगैरह खरीदने से या बेचने से कितना पैसा आया, और शेयर वगैरह खरीदने या बेचने से कितना पैसा आया, ऐसे 3 अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट। है वो कैश बुक ही, बस सेग्रीगेटेड कैश बुक है। तो बस इतना ही है कोर्स ठीक है, 12th पे इतना ही है कोर्स जो अपन सारी चीजें करते हैं। अब ये तो कोर्स था, तो सर हम प्रारंभ में ये सारी चीजें सीखने वाले, ठीक है। प्रारंभ इज आवर बैच, यू ऑलरेडी नो, तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे तो एनरोल कर चुके हैं, तो इस पे लाइव क्लासेस के थ्रू अपन सारी चीजें अच्छे से सीखने वाले हैं। अब अपन आते हैं कंसेप्ट पे कि सर आप जो बोल रहे हो वो बोल क्या रहे हो। तो अब जो मैं बोल रहा हूं ना वो है तुम्हारे लिए, मतलब जो मैंने पहले बोला वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब सीखने की बारी।
अब आती है सीखने की बारी। अब तुम मुझे ना बिल्कुल दिमाग की बत्ती जला के आंसर्स देना, क्योंकि अब क्या है, मैंने तुम्हें बताया कि जो लेजर कर रहे थे अपन वो पार्टनरशिप में यूज होता है। मैं यहाँ पे बता देता हूं, देखो जब आपने लेजर पढ़ा ना, लेजर, अरे लेजर मेरे भाई अकाउंट बनाना, वो पार्टनरशिप में यूज होगा जब अपन पार्टनरशिप पढ़ेंगे। मतलब पार्टनरशिप 12th की पढ़ने के लिए लेजर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, जर्नल पढ़ा था हमने, जर्नल, तो जर्नल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्या पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए, कंपनी पढ़ने के लिए। शेयर्स और डिबेंचर्स जो है ना, इनकी एंट्रीज ही करते हैं, जर्नल एंट्रीज। तो भाई जर्नल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए लेजर स्ट्रांग होना चाहिए, जर्नल स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। किसके लिए, तो ये बेटा कंबाइन यूज होगा तुम्हारे पार्टनरशिप में भी, पार्टनरशिप में भी और कंपनी में भी यूज होगा, क्योंकि बैलेंस शीट दोनों में बनेगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहां पर यूज होंगे। और क्या, तो सर कैश बुक जो आप 11th में पढ़ के आए, उससे तो पूरा का पूरा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बन जाता है इसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 4 टॉपिक्स तो तुझे बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। कौन से, लेजर, जर्नल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैश बुक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहां पर, क्या मैं ब्रिज कोर्स में बताने वाला हूं, तो यार 12th के हिसाब से जर्नल एंट्रीज को मोल्ड करके नया सा कुछ पढ़ते हैं। मतलब जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, तुम्हारे लिए थोड़ा नया होगा, लेकिन कंसेप्ट वही होगा जो 11th में पढ़ा है। समझे बात को, मतलब जर्नल एंट्री ही पास करनी है, लेकिन किसी और चीज की। ठीक है, अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनते चले आना भाई, जो भी पढ़ा रहा हूं अच्छे से समझना। ठीक है, भले कॉपी पेन मत उठा, कर मत, लेकिन बोलते जाना साथ में। और कमेंट्स तो है ही तेरे पास, तो करते जाओ, तो मुझे समझ में आता जाए कि तुम्हें आ रहा है। चलो, सबसे पहली चीज ध्यान से, अब ध्यान से बिल्कुल, हाँ, दिमाग की बत्ती जला के। सबसे पहले यहां पर एक चीज होती है एसेट्स। ये तुम सबको पता है कि एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे फर्नीचर, ये बोर्ड मेरे लिए, ये लाइट लगी हुई है ऊपर, ये स्टाइलस, ये सारी चीजें मेरे लिए एसेट्स हैं, जिनमें से मैं कमा रहा हूं, ये एसेट्स होता है। एक होती है लाइबिलिटी। क्या होती है बेटा, लाइबिलिटीज। ये दोनों चीजें तुम्हें पता है। एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, बताओ भाई। डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का। लाइबिलिटीज का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से ही सुनना मेरी बात। अगर एसेट का बैलेंस बढ़ जाए, अगर ये बोर्ड है, ये 2 लाख का था, 3 लाख का हो जाए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डेबिट बैलेंस बढ़ गया या क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, क्या बोलूंगा। एसेट था डेबिट बैलेंस और एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो डेबिट बैलेंस बढ़ गया। समझे बात को। तो जब एसेट की वैल्यू, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं वैल्यू इंक्रीज हो रही है, किसकी, एसेट की। जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कौन सा बैलेंस बढ़ेगा, डेबिट बैलेंस। जब लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कौन सा बैलेंस बढ़ेगा, क्रेडिट बैलेंस। ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, और एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट बैलेंस बढ़ेगा। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब मेरा जो डेबिट बैलेंस है वो कम हो रहा है। और माइनस तो मैं कर नहीं सकता, माइनस थोड़ी कर सकता हूं मैं भाई, डेबिट में से, एसेट में से माइनस कुछ नहीं होता। डेबिट को अगर खत्म करना है तो उसको करना पड़ता है मुझे क्रेडिट, उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर डिक्रीज हो रहा है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट करेंगे। अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये बात समझ में आई। ठीक है, मेन बैलेंसेस उनका क्रेडिट बैलेंस है, तो बढ़ेगा तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, क्रेडिट होगा, और अगर कम होगा तो डेबिट बैलेंस। और अगर एसेट है, एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है तो मैं उसको डेबिट करूंगा, एसेट की वैल्यू को कम करना है तो उसको क्रेडिट करूंगा। ये बात समझ में आई। ये वैल्यू का इंक्रीज और डिक्रीज जो है ना, इसको बोलते हैं भाई वैल्यू को चेंज करना। हिंदी में अगर मैं बोलूं वैल्यू को चेंज करना, इंग्लिश में इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन, क्या बोलूंगा बेटा, रीवैल्यूएशन। ये अकाउंट है, 6 मार्क का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुमको अभी 12th का, पर आ जाएगा समझ में, बहुत सिंपल है। मैं 2 कोर्सेज को ब्रिज ही तो कर रहा हूं, तो बहुत आसानी से तुझे समझ में आ जाएगा। रीवैल्यूएशन, वैल्यू को री कर रहे हैं रीवैल्यू कर रहे हैं, फिर से वैल्यू कर रहे हैं एसेट्स को। ठीक है, तो अब सुनो, अब ध्यान से समझना। जैसे फर्नीचर ले लिया मैंने, फर्नीचर, फर्नीचर क्या है बेटा, एसेट है ना। और मैं मान लेता हूं फर्नीचर था मेरे पास 1 लाख रुपए का। कितने रुपए का, 1 लाख का। अब 2 चीजें देखते हैं, हो सकता है फर्नीचर की वैल्यू फ्यूचर में 1,20,000 रुपए हो गई। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, पर मान लेते हैं कि फर्नीचर की वैल्यू 1,20,000 हो गई। दूसरा, फर्नीचर की वैल्यू 70,000 हो गई। ठीक है, अब पहले तो कंसेप्ट समझ, फिर एंट्री पूछूंगा मैं, इसलिए ध्यान से।
फर्नीचर 1 लाख का था, रीवैल्यू कितने पे किया? हो सकता है मैंने 1,20,000 पे रीवैल्यू किया, हो सकता है मैंने 70 पे रीवैल्यू किया। इसको मैं पार्ट 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं पार्ट 2 नाम दे देता हूं, ठीक है। अब बस अपने को एंट्री करनी है, एंट्री करनी है, एंट्री करनी है, एंट्री करनी है। देखो फर्स्ट वाली एंट्री करेंगे पहले। फर्स्ट में क्या हो रहा है, 1 लाख का फर्नीचर 1,20,000 का हो गया, तो फर्नीचर यानी एसेट और एसेट यानी डेबिट बैलेंस। फर्नीचर कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है, डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, क्या करूंगा मैं? डेबिट करूंगा। डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए सर अपन डेबिट करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं यहां पे बताता हूं। डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए और डेबिट कर दो, तो मैं यहां पे लिखूंगा फर्नीचर को डेबिट में, एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन की वजह से ये सारी चीजें हुई। समझ में आई पहली एंट्री? फर्नीचर का बैलेंस अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो फर्नीचर को और डेबिट कर रहा हूं। देख फर्नीचर का डेबिट था ही, 1 लाख रुपए डेबिट का बैलेंस था बुक्स में, मैंने फिर से यहां पे 20,000 और डेबिट कर दिए। देखो 20,000 और डेबिट कर दिए, तो यहां से क्या हो गया, 1 लाख था डेबिट पे ऑलरेडी, 20,000 और हो गए, तो फर्नीचर कितने पे दिखने लगा? 1,20,000 रुपए पे। आई बात समझ में? तो ये 12th में करते हैं अपन, ठीक है। और इस चीज को अच्छे से समझ, और भी समझा रहा हूं। दूसरा, रीवैल्यूएशन में अगर फर्नीचर की वैल्यू कम कर दी, अब बुक्स में तो फर्नीचर 1 लाख पे दिख रहा है, अब मैं 1 लाख में से माइनस तो कर नहीं सकता, तो मैं उसको करूंगा क्रेडिट, ठीक है। देखो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई तो इसको करते हैं क्रेडिट, क्योंकि फर्नीचर डेबिट बैलेंस है, कम करने के लिए क्रेडिट करूंगा। क्रेडिट कैसे करते हैं? टू फर्नीचर, एंट्री कर दी मैंने टू फर्नीचर अकाउंट, ऊपर लिख दिया रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो फर्नीचर को मैं क्रेडिट कर रहा हूं कितने रुपए से? 1 लाख का था 70 का हो गया, कितना कम हुआ? 30,000 रुपए। तो रीवैल्यूएशन कितने से करूंगा? 30,000। समझे बात को? नया कंसेप्ट था बेटा, ये है तो एंट्री ही, लेकिन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वैल्यूएशन वाली एंट्री आपने पहले नहीं करी है। 12th में ये एंट्री करनी है, 35 मार्क्स ये इन एंट्रीज से ही आएंगे, है ना। तो आज ही समझ लो ना, काय के लिए तुम्हें आगे का वेट करना है, तब तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन तुम्हें एक एज मिल जाएगा कि तुम्हें पहले से चीजें आती हैं, ठीक है। तो फर्नीचर का बैलेंस बढ़ाना है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर फर्नीचर का बैलेंस कम करना है तो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आई बात समझ में? अब एक क्वेश्चन दूं तुम्हें, तुम करोगे? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन लो, जल्दी से लो। देखो अब मैं यहाँ पे एक और चीज कर देता हूँ, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है बेटा मेरे लिए? बिल्डिंग भी एक एसेट है, और बिल्डिंग मेरे बुक्स में दिख रही थी 2,50,000 रुपए पे। कितने पे दिख रही थी? 2,50,000 रुपए पे। पॉइंट नंबर 1, मुझे बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है 2,30,000 पे, तो एंट्री क्या होगी? और दूसरा, मुझे बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है 1,70,000 रुपए पे, तो एंट्री क्या होगी? 2,50,000 की दिख रही है, 2.5 लाख की। अगर ये 23 की हो गई, नहीं 23 नहीं 28 कर देता हूं ताकि एंट्री तो अलग बने, 28 की हो गई तो क्या एंट्री होगी? और अगर 1,70,000 पे आ गई तो एंट्री क्या होगी? ये दोनों तुम बताओगे, ठीक है। बता दोगे? है कमेंट्स में, है तुम्हें मतलब समझ में आया कुछ? बता पाओगे? आई होप बता सकते हो तुम। यहाँ पे रिलेटेड एंट्रीज ही की है मैंने, तो बिल्डिंग वाली एंट्री जिस जिसको आ गई है वो जल्दी से कमेंट्स में बता देना। दैट वुड बी द स्टार्टिंग ऑफ योर 12th की पहली एंट्री तुम कमेंट करने वाले हो मेरे भाई, तो आई होप अच्छे से करोगे। और अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो मैं लाइबिलिटी वाले पॉइंट से भी समझा देता हूँ यार, टेंशन क्यों ले रहा है, वो भी देख लेते हैं। चलो लाइबिलिटी ले लेते हैं, लाइबिलिटी चलो लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी क्या होती है? ऐसा मान लेते हैं एक लाइबिलिटी ले लेते हैं, बैंक लोन। बैंक लोन, और कितने का था लोन? तो मेरी बुक्स में जो लोन दिख रहा था वो दिख रहा था 10 लाख रुपए पे। कितने पे दिख रहा था? 10 लाख रुपए पे, ठीक है। और एक दिन बैंक मेरे पास आई, उसने बोला भाई साहब आपका जो लोन है वो 10 लाख रुपए नहीं है, वो बढ़ बढ़ के 12,50,000 रुपए हो गया है, क्योंकि आपने 2-3 किश्तें नहीं भरी थी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 में बैंक ने मुझे क्या बोला कि 12,50,000 रुपए हो गया है। और फिर पॉइंट नंबर 2 भी मान लेता हूं मैं। पॉइंट नंबर 2 में ये मेरे अच्छे दिनों की बात है, मतलब अच्छे दिन की बात है कि यार बैंक वाले आए और उन्होंने बोला कि सर आपका 10 लाख का लोन था लेकिन आप बहुत ज़्यादा लोन भर चुके हो, तो अभी दिस लोन इज स्टैंडिंग एट 7,80,000। कितने पे स्टैंड हो रहा है ये लोन? 7,80,000 रुपए पे।
7,80,000 रुपए पे ये लोन स्टैंड हो रहा है, मतलब अभी 7,80,000 का बचा है और एक में बोला कि 12,50,000 का बचा है। सर इसकी एंट्री भी बताओ। बिल्कुल भाई बताएंगे। देखो पॉइंट नंबर 1 की एंट्री, पॉइंट नंबर 1। अब देखो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, है ना भाई? अरे सही बोल रहा हूं ना? लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करता हूं, क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए डेबिट करता हूं, है ना? अब क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना है ना? तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना है ना बेटा, तो क्रेडिट ही करेंगे। क्रेडिट में कुछ चीज लिखी हुई है और क्रेडिट कर दो तो फिर वो चीज बढ़ जाती है अपने आप से, ठीक है? चलो तो ये कैसे बढ़ेगी तुम्हें समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? देख मैं तुझे बताता हूं, पूरा ही कंसेप्ट समझ ले। बैलेंस शीट होती है एक, ये तुमने बनाई है, इसमें यहां पर लायबिलिटी, यहां पे बैंक लोन दिख रहा होगा, कितने पे दिख रहा होगा? 10 लाख रुपए पे, 10 लाख रुपए पे। मुझे इसको बढ़ाना है, मुझे इसको बढ़ाना है, तो भाई मैं इसमें प्लस प्लस थोड़ी कर सकता हूं, मुझे तो कुछ ना कुछ जर्नल एंट्री करके ही करना पड़ेगा ना, ताकि इसमें बढ़ जाए। तो क्रेडिट बैलेंस है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करता हूं? तो सर और क्रेडिट करता हूं मैं। तो जब क्रेडिट करता हूं ना, तो वो अपने आप से लायबिलिटी साइड में आ जाती है वो एंट्री। जब वो लायबिलिटी साइड में आ गई तो यहां पे प्लस हो जाएगी। और अगर इसको कम करना है तो मैं उसको डेबिट करता हूं, जब मैं उसको डेबिट करता हूं तो वो एंट्री एसेट साइड चली जाती है। और अगर 10 लाख यहां लिखे हुए हैं, समझो 2 लाख यहां लिखे हुए हैं, तो नेट आंसर क्या है? नेट आंसर है 8 लाख क्रेडिट का बैलेंस। समझे? तो ये चीज कर रहे हैं बेसिकली अपना, है ना? आई होप तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अरे ये सारी चीजें 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ना समझो अच्छे से। 12,50,000 रुपए हो गई, 12,50,000 रुपए हो गया। क्या हो गया? 12,50,000 रुपए, मतलब 10 लाख से ऊपर है 12,50,000, और कितना ऊपर है? 2.5 लाख रुपए ऊपर है, 2,50,000 और ज्यादा है। तो मुझे लोन को बढ़ाना है, बैंक लोन को बढ़ाना है, तो सर क्रेडिट चीज को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। तो मैं इसको लिखूंगा टू बैंक लोन, ठीक है? ये मैंने क्रेडिट में लिखा 2.5 लाख रुपए, तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, और ऊपर कुछ नहीं आता वहां पे, तो रीवैल्यूएशन ही आ जाता है, क्योंकि रीवैल्यूएशन की वजह से ये चीजें हो रही हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। क्यों टू बैंक लोन? क्यों बेटा? क्योंकि बैलेंस बढ़ाना है, 2,50,000 एंड 2,50,000। इसको मैं वहां कर सकता हूं क्या? अरे भाई भाई भाई, इसको तो कुछ छेड़ में ना ही करूं तो मुझे लगता है सही है, कुछ करता हूं हो कुछ जाता है। अब मेरे को इसको वहां लिखना था, बोर्ड ही हिल गया पूरा। भाई मैं मिटा के लिख देता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2.5 लाख 2.5 लाख, ठीक है? समझे? ये एंट्री समझी आपने? बैंक लोन को बढ़ाना था तो मैंने क्रेडिट कर दिया। अब दूसरी एंट्री, बैंक लोन को सर कम करना है। 7,80,000 पे दिख रहा है, 10 लाख की चीज 7,80,000 हो गई है। फायदा है मेरा, फायदा है ना मेरा? कितना फायदा है? कितना फायदा है? 2,20,000 रुपए का, है ना? इसमें से ये माइनस कर दो, आपका आंसर आएगा 2,20,000 रुपए। इतने का आपको फायदा हो गया। अरे तो भाई फायदे को माइनस थोड़ी कर सकता हूं मैं डायरेक्ट, ये तो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है ना? तो मैं इसको डेबिट करूंगा, यहां पे लिखूंगा बैंक लोन अकाउंट डेबिट। बैंक लोन को मैंने कर दिया डेबिट टू रियलाइजेशन, सॉरी रिवैल्यूएशन, ठीक है? और कितने से किया कि भाई 7,80,000 पे दिखाना है ना? तो कितने से करूंगा? 2,20,000 रुपए से। कितने से करूंगा? 2,20,000 रुपए से, ठीक है? 2,20,000 रुपए से मैंने इसको डेबिट किया। ये बातें समझ में आई? थोड़े से एक आध दो एग्जांपल और दे दें, वो तुम बता देना मुझे, एक काम करना, ठीक है? चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तुम मुझे बताओगे ये चीज़। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया। चलो फर्नीचर की जगह लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड ही ले लेता हूँ मैं, ज़मीन, ठीक है? लैंड हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेता हूँ मैं। बैंक ओवरड्राफ्ट पता है ना बेटा क्या होता है? लाइबिलिटी होती है ना? बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया, लैंड दे दिया मैंने, स्टॉक दे दिया मैंने, 3 चीजें दे दी, ठीक है? अब लैंड जो थी हमारे बुक्स में दिख रही है, समझो 1 लाख रुपए की, ठीक है? बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है मुझे 50,000 रुपए का। स्टॉक मुझे दिख रहा है 1,20,000 रुपए का। अब इन सबको करना है रीवैल्यू, ठीक है? तो मैंने इनको रीवैल्यू कितने पे किया है? लैंड को रीवैल्यू कर रहा हूं मैं 1,50,000 रुपए पे। बैंक ओवरड्राफ्ट को रीवैल्यू कर रहा हूं मैं कितने पे? 50,000 से बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 45,000, और स्टॉक को मैं रीवैल्यू कर रहा हूं 90,000 पे, ठीक है? इन तीनों की एंट्रीज आपको मुझे बतानी है। चलो आप बता दोगे या मैं बताऊं? चलो कर लेते हैं अपन। मैं काम करता हूं, 2 मैं बता देता हूं यार, देख तेरे लिए इतना कर सकता हूं। स्टॉक की तू बताएगा, प्रॉमिस तू बताएगा, ठीक है? लैंड एंड बिल्डिंग मैं बताता हूं। ये समझ में आ गया? इसका ले लो स्क्रीनशॉट,
चलो ले लो, नहीं ले रहे हो तो एक काम करो, मैं इसको डुप्लीकेट ही कर देता हूँ, रुको, ये हो गई डुप्लीकेट, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूँ तो एक तुम्हारे पास रहेगा। अरे यार ये क्या हो जाता है इसको, हाँ लो अब मिट जाएगा। चलो तो क्या 3 एंट्रीज करनी है अपने को रिवैल्यूएशन की, अपन 2 मिनट में कर देते हैं यार। देखो फर्स्ट एंट्री लैंड, लैंड क्या है मेरे पास, जमीन क्या है मेरे पास, एसेट है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है या कम करना है, बढ़ाना है। डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं लैंड को लिखूंगा डेबिट में, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने से रीवैल्यू हो रही है, तो जमीन थी 1 लाख की, अब 1,50,000 पे दिखाना है, तो कितना अमाउंट लिखूंगा मैं, रीवैल्यू कितना किया मैंने, सिर्फ 50,000, मुझे ऐड कितना करना है, मतलब 50,000 रुपये और। समझ में आई एंट्री, सिंपल थी। दूसरी एंट्री करते हैं, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है। क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, समझे ना मेरी बात, क्योंकि ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस को क्या करना है, बढ़ाना है कम करना है, 50 से 45 कम करना है। तो क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए डेबिट करेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को करेंगे डेबिट, तो यहां पे मैं लिख दूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट, क्योंकि मुझे कम करना है क्रेडिट बैलेंस, तो मैंने डेबिट किया, टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन। अब समझ में आया, बैंक ओवरड्राफ्ट टू रीवैल्यूएशन। कितने रुपए, कितने रुपए कम करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 का था, अब 45 हो गया है, तो फायदा कितने का हुआ है, 5,000 रुपए का। तो मुझे 5,000 से एंट्री करनी है, डिफरेंस अमाउंट से ही हमेशा आप एंट्री करोगे। समझ में आई बात, ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। स्टॉक की एंट्री क्या होगी, ये आप मुझे, होमवर्क लिख रहा हूं मैं यार, होमवर्क कमेंट में बता दो, होमवर्क क्या लेके जाओगे। आप पेन वैन उठा के नहीं बैठे हो ना, आप कर नहीं रहे हो चीजें तो मत करो, कोई नहीं। स्टॉक की एंट्री आप बता दो। स्टॉक 1,20,000 पे था, स्टॉक कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्योंकि एसेट है। एसेट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ जो भी करना पड़ेगा वो तू कमेंट में बता, ठीक है। इसकी एंट्री जो है ये आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, इसकी भी एंट्री आप कमेंट में बताओगे। और पीछे जो मैंने ये पूछा था बिल्डिंग को जो रीवैल्यू कर रहा हूं 1-2 पे, ये आप बताओगे। भाई टाइम स्टैम्प डाल के एंट्री करना है, टाइम स्टैम्प डाल के एंट्री करना है, ताकि पता चल जाए किस बच्चे ने किस चीज का आंसर दिया है। ओके, ये चीज समझ में आई कि नहीं, सिंपल था। तो ये जर्नल है जो तुम्हारे 12th में भी यूज होगा। और इसके बाद लेजर बनाते हैं, तो लेजर लेजर लेजर, मैं इन्हीं सारी एंट्रीज का लेजर बना देता हूं, तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसका ही बना दूं मैं, इसका ही बना देता हूं, सिंपल। देखो अब समझो मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना है, ठीक है। और मुझे ये एंट्रीज उसमें डालनी है, तो कैसे डालूंगा, ये तो तुम्हें आता होगा, ठीक है। ये रीवैल्यूएशन है, लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के अकाउंट में कैसे जाएगा, अरे बोलो ना, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या, लैंड। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, यहां पे मैं लिखूंगा बाय जमीन, बाय लैंड, कितना, 50,000 रुपए। समझे बात को। उसके बाद इसका देख लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट टू रीवैल्यूएशन, इसको कहां डालूंगा भाई, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी मैं बाय बैंक ओवरड्राफ्ट ही डालूंगा। ये लेजर में पोस्टिंग आती है ना बेटा, रीवैल्यू, सीधी सी बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं तो रिवैल्यूएशन जिस साइड है उसी साइड पोस्ट करना है। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड लिखना है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है क्रेडिट साइड लिखना है। यहां पे मैं लिखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 5,000। पीछे वाली एंट्रीज भी कर दें कैसी में, चलो कर देते हैं। पीछे क्या था, रिवैल्यूएशन टू बैंक लोन, रिवैल्यूएशन टू बैंक लोन, तो रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो बैंक लोन को मुझे डेबिट में लिखना है। तो टू बैंक लोन 2,50,000 में लिखूंगा, टू बैंक लोन 2,50,000 में यहां पे लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन डेबिट में था। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। अरे ये दूसरी आ गई क्या, एक मिनट भाई, कहां चला जाता है। रिवैल्यूएशन टू बैंक लोन, तो रिवैल्यूएशन में टू बैंक लिखा। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। अगर ये वाली एंट्री हो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो कहां लिखूंगा मैं बैंक लोन को, बाय बैंक लोन। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड लिखना है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, मुझे इस चीज को क्रेडिट में लिखना है। तो बाय बैंक लोन 2,20,000, कितना लिखना है, बाय बैंक लोन 2,20,000, ठीक है। ये समझ में आ गया। बस अब इसको बैलेंसिंग कर देंगे और फिर इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वो अपन निकाल देंगे, तो वो अपन बाद में कर सकते हैं, उसमें कोई बैलेंसिंग तो तुम्हें आती है, वो अपन टॉपिक वाइज सीखेंगे।
तो ये थी पोस्टिंग और ये थी एंट्रीज, ये अलग एंट्रीज हैं भाई जो यहाँ पे करनी है। तो जल्दी से इसका तो आई होप आपने बता ही दिया होगा, तो ये आप कमेंट में मुझे बता दो। एंड कैसा लगा ये टॉपिक, मतलब ये टॉपिक था, ये बेसिक था जो आपको स्टार्ट करके 12th में जाना है। मतलब आपकी जर्नल अच्छी होनी चाहिए, ये एंट्रीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि आया नहीं आया देख लेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये आना चाहिए, ठीक है। और पोस्टिंग भी आपको आनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो अपन 12th में फोड़ ही देंगे, बिल्कुल कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है। तो और एक और चीज़ बता देता हूँ ये मैं हूँ मैं ही हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है। अब देखो, अब मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लाइक आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो कहीं पढ़ाने गया, तो मतलब ऐसे वो ट्यूशन पढ़ाता है कहीं पे, तो उस बच्चे से उसने पूछा कि आप किससे पढ़ते हो, तो शी सेड नेक्स्ट टॉपर से। तो उसने पूछा कि किस, वो मेरा दोस्त है, तो लाइक ही वाज आस्किंग कि किस से पढ़ते हो आप, तो शी सेड नेक्स्ट टॉपर पे कोई टीचर है, मैं उनसे पढ़ती हूँ, ही इज़ गुड, ही मतलब उसने अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने बोला अच्छा पढ़ाता है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। तो भाई मेरा नाम है रोहित पुरुषवानी। क्या नाम है मेरा भाई, मैं इसमें लिख दूँ दिस पर्सन इज रोहित पुरुषवानी, ठीक है। तो भाई तुम ये याद रखो यार, तुम्हें टीचर कौन पढ़ा रहे, तुम्हें उसका नाम ही याद नहीं होता, ठीक है। मैं हूँ ये ओके, तो ये नाम याद रखो कम से कम, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, 12th पे आ गए हो आप, तो 12th के चैनल पे जाओ ना यार, यूट्यूब के 12th वाले चैनल पे ये वीडियोस आएंगे अब, और 12th के ही नोट्स और अपडेट्स जो भी है, हर लाइव क्लास के बाद आपके नोट्स वगैरह सारी चीज़ें टेलीग्राम पे आएंगी। तो इन दोनों को जाओ करो, अब बस वीडियो खत्म होने वाला है, तो इन दोनों में जाओ और यहाँ पे जाके अपना जो भी सब्सक्राइब होता है वो कर दो। और मेरा नाम रोहित है, तो इसको याद रखना चलो, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ तुमसे अब सेशन में, मेन क्लासेस के साथ मैं तुमसे मिलूंगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।